अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी इस वक्त कोयटा में मौजूद हैं और कोयटा में आज एक जलसे का इनेकाद किया गया था और उस जलसे में साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी और साबिक विफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर बलोच और दीगर जो रहनुमा थे उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसे से खिताब किया और उन्होंने इन तमाम का शुक्रिया अदा किया और साथ साथ उन्होंने खिताब में ये कहा कि आइंदा जो इलेक्शंस हैं उनमें इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी ही ज़रूर कामयाब होगी और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी ही है जिसने अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान दिया। लगारी साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये वैसे तो मुतवक्के था कि साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी और साबिक विफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर बलोच शमूलियत इख्तियार कर लेंगे पीपल्स पार्टी में, लेकिन अब उन्होंने बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली है। कैसे देखते हैं आप इनके इस फैसले को? मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी 2008 के बाद बलूचिस्तान में बड़ी पोजीशन में आ गई है। उस वक्त की हुकूमत बनाई थी उन्होंने और इस मर्तबा भी एक बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आएगी जब इलेक्शन होंगे 2023 के। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी पोजीशन में हैं क्योंकि बड़ी लीडरशिप आई है। चीफ ऑफ झालावान शामिल हुए हैं, जनरल अब्दुल कादिर बलोच शामिल हुए हैं, वो यहाँ पर डीजी रेंजर्स रहे हैं, कोर हेडक्वार्टर कोर कमांडर रहे हैं। कोयटा के जो कोर कमांडर होते हैं वो सदर्न कमांड के कमांडर भी होते हैं। अच्छा। उनकी बड़ी अहमियत होती है इलाके के अंदर, उनका बहुत बड़ा असर रसूख है। इसके अलावा ये भी है कि वो ऐसे इलाके से हैं, ये दोनों शख्सियात जो हैं जहाँ पर लोग नाराज़ हैं और ये आगे बढ़कर लोगों को गले से लगा सकते हैं, उनको मना सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं और लोगों को इस अमल में जो आगे बढ़ने का अमल है उसमें शरीक कर सकते हैं और शिरकत का एहसास दिला सकते हैं। मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत आसान होगा कि वो कायल करें, ख़ास तौर पर जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब किस बात के लिए कायल करें कि लोगों के मसाइल के लिए ताकत का इस्तेमाल जो है वो मुनासिब नहीं होता है। अगर आप डायलाग का रास्ता अख्तियार करें, गुफ्तगू का रास्ता अख्तियार करें और कायल करने का, और जिस तरह से बिलावल साहब ने कहा कि ओनरशिप तस्लीम करनी होगी, बलूचिस्तान के जितने भी वसाइल हैं उनकी ओनरशिप बलूचिस्तान के लोगों के पास है। इसी तरह से तमाम सूबों की जो कुदरती वसाइल हैं, जो मादनी वसाइल हैं, वो उनके असल मालिक वहाँ के लोग हैं। और फेडरेशन, यकीनन पाकिस्तान एक मुल्क है और एक फेडरेशन है और फेडरेशन के तौर पर वो उन तमाम चीज़ों की हिस्सेदार है जो उस किसी भी उस मुल्क के जहाँ जिन यूनिटों में चीज़ें शामिल हैं। मेरे ख्याल में एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप बन सकती है वफाक की और बलूचिस्तान की, वफाक की और सिंध की, वफाक की और खैबर पख्तूनख्वा की, वफाक की इन फोर्थ कमिंग जो सराइकी सूबा बनता है उसकी, जो पंजाब की, तमाम सूबों की जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा कोऑर्डिनेटिव हो सकती है और इसमें ज़्यादा काविशें होनी चाहिए। बहुत चीज़ें हो चुकी हैं, वक्त बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। हमें बहरहाल एक मजमूई रिकन्सिलिएशन, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन का कोई कमीशन बनना चाहिए जो हक़ाइक़ सामने लाए, तमाम चीज़ों के हक़ाइक़ सामने लाए और फिर बताएं कि जनाब आप मुफाहमत लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। सही। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज एक तकरीब से भी खिताब किया था कोयटा में और उन्होंने कहा कि धांधली के नतीजे में जो मुसल्लत शुदा जमातें हैं, दाएं बाजू की जमातें, उन्होंने कहा कि उनकी वजह से नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उन्होंने एक बार फिर से ये कहा कि लोगों की जो जानो माल है उसकी हिफाजत और दहशतगर्दी को अगर जड़ से उखाड़ फेंकना है तो इसके लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि नेशनल एक्शन प्लान एक बहुत बड़े कंसेंसस के बाद बनाया गया था। उसमें हमारी अस्करी लीडरशिप भी शामिल थी और हमारी सियासी लीडरशिप भी शामिल थी और उन्होंने एक बड़ा अहम, ये नेक्टा का जो प्रोजेक्ट था और ये जो नेशनल एक्शन प्लान था, इसके ऊपर जितने उसके नुकात थे सारे के सारे बहुत ज़रूरी थे और उनको पूरा किया जाना बहुत ज़रूरी था। हुकूमतें उसकी तरफ तो नहीं जा पाई हैं और मौजूदा हुकूमत को एक लिहाज से अच्छा माहौल मिला कि साबका हुकूमतों के दौरान बड़ी कार्रवाइयाँ हो चुकी थी और उन्हें दहशतगर्दी की कमर तोड़ के रख दी थी। उसके बाद मौजूदा हुकूमत आई है और जो मौजूदा हालात में अगर कोई वाक़या होता है तो वो मौजूदा हुकूमत की ही जिम्मेदारी या नाअहली समझी जाएगी, इसलिए कि माजी की हुकूमतों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। यानी आपका वॉरटी ख़त्म हो गई थी ना, आपका जो सवात का इलाका मलाकन डिवीज़न है वहाँ तो आपकी रही नहीं थी,
वहाँ तो ऐसा लगता था कि जैसे कंट्रोल कर लिया गया है, किसी कोई गनीम आ गया है, जिस तरह से फजलुल्लाह ने और मुस्लिम ने आकर कब्ज़े किए थे। तो वो सारे कब्ज़ों के बाद जिस तरह से ऑपरेशन करके उनको छुड़वाया गया, ये विल थी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप की कि उन्होंने इस सारी सूरत हाल को संभाल लिया था। अब इसको और आगे ले जाना ज़रूरी है। आप लोगों को मार पीट करने, लोगों को उनके साथ गुफ्तगू करके और उनके मसाइल हल करके आगे बढ़ सकते हैं। सही। अच्छा लगाई साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी बड़े एक्टिव हो गए हैं। 10 मुहर्रम के बाद उन्होंने कहा है कि सिंध में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं सिर्फ से, उनके ऊपर वो बात करेंगे और सड़कों पर आने का उन्होंने ऐलान किया है। वो ये कहते हैं कि सिंध जो है वो जरदारी की जागीर बन चुका है और सिंध को सिंधु देश नहीं बनने देंगे। और साथ साथ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर की जो तैनाती है उसके ऊपर भी सवाल उठाया। वो यकीनन सियासी अमल है और सियासी अमल में हर आदमी का अपना एक नुक्ता नज़र होता है, अपनी एक पोजीशन होती है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपनी एक पोजीशन अख्तियार की है, MQM की अपनी एक पोजीशन है, PTI की अपनी एक पोजीशन है, पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन एक अख्तियार की है और उसके मुताबिक कार्रवाई की है। और ये तो मासस का काम है कि वो क्या कबूल करते हैं, क्या कबूल नहीं करते हैं। इनमें बहुत सी हम मिसालें दे सकते हैं। कराची में जो इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर भी लोगों ने अपना एक पोजीशन बताई कि वो कहाँ पर खड़े हुए हैं। हमें बहुत सी चीज़ों को देखना होगा। मुस्तफ़ा कमाल साहब इस शहर के नाज़िम रहे हैं, इस शहर में उन्होंने काम किया है और उनका राइट बनता है कि वो पॉलिटिक्स में आएँ और पॉलिटिकल अपना किरदार अदा करें। इसमें तो किसी को भी नाराज़ या खफा होने की ज़रूरत नहीं। अगर उनका ख्याल है कि यहाँ को सिंधु देश बनाया जा रहा है तो मुझे ऐसा कोई सिंधु देश नज़र नहीं आ रहा है, उनका अपना ख्याल है, लेकिन बहरहाल उन्हें अपना सियासी किरदार अदा करने का हक़ है। सही। अच्छा, हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून के माली साल 2018 का तहरीक इंसाफ के माली साल 2021 से एक तकाबली जायज़ा पेश किया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 सालों में 21 जबकि नून लीग ने 30 अरब डॉलर कर्ज लिया है। तो यानी नून लीग का ही ज़्यादा है कर्ज। PTI के बारे में हर वक्त कहा जाता है कि इन्होंने कर्जा ज़्यादा लिया। अच्छा, 2021 का कर रहे हैं, 2020 भी था, 2018 भी था, 2019 भी था, वो भी आया था, 2020 भी आया। कर्ज लिए जाते रहे हैं। कर्ज कभी आपने कम ले लिया, अगर आपका 2-3 अरब डॉलर का कर्ज ज़्यादा हो गया है तो हो सकता है अगले दफ़ा फिर आपने कुछ और करना होगा तो आप ले लेंगे। आप इसको पॉइंट टू पॉइंट लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बात यह है कि उन्होंने चलें काम किया, उनने आपसे ज़्यादा कर्ज लिया, लेकिन उनने इतनी चीज़ें बनाई हैं। आप वो ज़रा बता दें कि जनाब उनने पावर प्लांट लगाए, कराची में 2 पावर प्लांट लगे, एक साहिवाल में पावर प्लांट लगा, एक बहुत बड़ा जो सक्खा टू मुल्तान एक मोटरवे बना है जो स्टेट ऑफ द आर्ट है, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत रोशन मिसाल है और तरक्की का एक ऐसा मयार कायम कर दिया गया है उस मोटरवे के ज़रिए कि आप और मोटर बनाएं तो ऐसा ही बनाएं जैसे वो बनाए। तो अगर आपने इतने ही काम किए हैं तो सुभान अल्लाह और भी कर्ज ले लीजिए, अगर ऐसा कर सकते हैं तो आपके यहाँ डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं। बात यह है कि आपने कर्ज तो इतना सा छोटी वॉल्यूम में कह लिया है, लेकिन आपने उसको कहाँ खर्च किया। हमें जो उस दौर में खर्च होता रहा है वो तो नज़र भी आता रहा है ना। सही है, ब्रेक ले लेते हैं। जिन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे परसों रात जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, असद खोखर के भाई मुबशिर खोखर का जो मर्डर हुआ है उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। परसों रात एक शादी की तकरीब थी, असद खोखर के भाई का वलीमा था जिसमें मुबशिर खोखर जो कि असद खोखर के भाई हैं उनका कत्ल हुआ और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी उस तकरीब में मौजूद थे। और जैसे ही वज़ीर आला उस तकरीब से गए और जैसे ही वो वहाँ से निकले उसके बाद फायरिंग हुई और फायरिंग में मुबशिर खोखर का कत्ल हो गया। मुलजिम जो गिरफ्तार हुआ है उससे ये इंकशाफात सामने आए हैं कि मुलजिम शादी की तकरीब में आया और वहाँ पर वो बैठा हुआ था आम गेस्ट की तरह और कुछ पता ही नहीं था कि वो वहाँ पर मर्डर करने की नीयत से आया है। लगारी साहब, VVIP गेस्ट्स ने वहाँ पर आना था उस शादी की तकरीब में और सिक्योरिटी लैप्स इतना ज़्यादा था कि पता ही नहीं चला कि एक मुलजिम वहाँ पर पिस्टल लेकर पहुँचा हुआ है। और यहाँ पर जो लोग जिम्मेदारियों पर होते हैं तो एक तो ये कि जो अपनी ड्यूटियाँ कर रहे होते हैं वो किस तरह कर रहे होते हैं। जिन लोगों ने, अगर वज़ीर आला की सिक्योरिटी के ये आलम है कि जिस शख्स ने चंद कदम के फासले पर वज़ीर आला के निकलते ही अगर वो क्या है वारदात की है, तो अगर खुदा ना खास्ता अगर उसने चीफ मिनिस्टर को निशाना बनाना चाहा होता तो वो तो कर सकता था। वो किसी को भी निशाना बनाने की पोजीशन था। उसने टारगेट किया
एक शख्स को, मुबशर खोखर साहब को, और बदकिस्मती से वो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, और उनकी जो ज़ाती दुश्मनी उसके मुताबिक, वो ये कहता है कि ज़ाती दुश्मनी थी, ज़ाती दुश्मनी थी, जो भी होता, अपने वालिद के कत्ल का बदला लेना था, कोई भी बात करनी थी, लेकिन उसने कत्ल किया और जाकर टारगेट किलिंग की है। लेकिन टारगेट किलिंग अगर ऐसे मौके पर की जाती है तो फिर हमें बहुत रिव्यू करना पड़ेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जाते हैं मुख्तलिफ तकरीबात में, हमारे फेडरल मिनिस्टर जाते हैं, हमारे लीडर अपोजिशन के बड़े बड़े अहम शख्सियात होती हैं, मरियम नवाज़ जाती हैं बड़े बड़े जलसों में, मौलाना फजल रहमान जाते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी जाते हैं। अगर सिक्योरिटी का इस तरह का इंतज़ाम है तो फिर तो इसका मतलब यह है कि हमारे तमाम लोगों की सांसें जो हैं वो बस उनके रहम करम पर हैं जिन लोगों ने हमला करना है। तो ये बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। सिक्योरिटी वाले ने चेक ही नहीं किया उसको, नहीं, किसी ने भी उसको चेक नहीं किया और किसी ने उस पर शक नहीं किया, और आखिर वक्त तक वो अपनी वारदात करने तक मुतमईन रहा। एक बात और भी थी कि ये जो असद खोखर साहब हैं, इनके तो वज़ीर बनाने का ऐलान भी हो चुका था, डिज़िग्नेटेड हो चुके थे कि इनको वज़ीर बनाया जाना है, और वो MP हैं, वो वज़ीर बनाए जाने थे। तो अगर ये सूरत हाल है कि इस तरह सिक्योरिटी नहीं है, उनको शिकायत होंगी, जो भी हैं वो कानूनी रास्ता अख्तियार करें मुलजिम को, लेकिन ये तो नहीं है ना कि आप खुली छुट्टी दे दें लोगों को, जिसको मर्जी है जो कत्ल करता फिरे। ये तो कोई बात ही ना हुई। ये सिक्योरिटी लैब्स है और जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है, और मेरे ख्याल में टॉप टू बॉटम सब जिम्मेदार होते हैं, IG की चेन ऑफ कमान IG के पास होती है, और उसके बाद जो एडिशनल IG होता है जो शहर को कंट्रोल कर रहा होता है, उसकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। जो यहाँ पर CCPO हैं लाहौर के, उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, बिल्कुल। वो तो ना रही उनकी, अगर वो सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं। और ये कि एक वेरी VIP मूवमेंट है ना, अब चीफ मिनिस्टर वहाँ आ रहे हैं, अगर चीफ मिनिस्टर वहाँ मौजूद हैं, उनके जाने के चंद सेकंड के बाद फायर करके उनको डायरेक्ट मतलब निशाना बनाकर अगर कत्ल कर दिया जाता है तो ये पूरी हुकूमत के लिए एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, और हुकूमत को इस चैलेंज को सीरियस लेना चाहिए, वरना खुदा न खास्ता कोई और कैजुअलिटीज़ भी हो सकती हैं अगर सिक्योरिटी का आपने यही सिलसिला रखा तो। बिल्कुल। और सिक्योरिटी की लगाई साहब आप बात करें, रुझान में भी अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नाज़रीन, बारातियों से भरी हुई एक वैन जा रही थी और उसमें गैस लीकेज की स्मेल आई, और बार बार कहा गया उन बारातियों की जानिब से, लोगों की जानिब से ड्राइवर को कि गैस की स्मेल आ रही है, लेकिन ड्राइवर ने सुनी अनसुनी कर दी और एकदम से धमाका हुआ और उसके बाद आग भड़क उठी। खुद तो ड्राइवर और कंडक्टर फरार हो गए, लेकिन तमाम तर जो दरवाजे थे वो बंद थे, खिड़कियां बंद थी, इवन डिग्गी वाला जो रास्ता है वो भी बंद था, और बहुत ज़्यादा झुलस गए लोग। 6 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 17 अफराद ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी भी हैं। लगारी साहब, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई इनको जाकर अस्पताल में अयादत करने के लिए मौजूद नहीं था। बेचारे लवाहिकीन ही वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर मौजूद जो लोग थे उन्होंने किसी तरह से ज़ख्मियों को निकाला है उन्होंने। और अफसोसनाक वाक़या ये हालिया दिनों में दूसरा वाक़या, इससे पहले एक वाक़या दरिया के उस तरफ को हुआ था। जब रहीम यार खान में शादी की बारात जा रही है और उसने ये देखा कि भाई आगे पुल है और उसको पता है कि अगर मैं पुल के नीचे से गुजरता हूँ तो ऊपर बैठे हुए लोग जो हैं उनका क्या होगा, उसने परवाह ही नहीं की। वो नीचे से ड्राइवर, भाई क्या आप किस तरह ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं, कैसे लोगों को पता होता है, वो पुल के नीचे से गुजर रहा है और सारे लोग जो हैं वो नीचे गिरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, और उसको परवाह ही नहीं है। और इस तरह से ये था, भाई सिमिल्क बता रहे हैं कि भाई इसके अंदर से गैस लीक हो रही है, हमें बू आ रही है, और वो उसको परवाह नहीं है और भाग भी गया वो। अरे ये तो बहुत ही ख़तरनाक रुझान है। हुकूमत को इन चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। पहले उस तरफ रुझान अपना रहीम यार खान की तरफ हुआ और इच्छा बिरादरी के कई लोग जो हैं वो इसमें शहीद हुए हैं, और इस तरह से ये वाक़या इस तरह को हो गया। रुझान अली नवाज हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में सारी डिटेल ले लेते हैं। अली नवाज, आगाह कीजिएगा इस तमाम तर वाक़े के हवाले से, और इस वक्त जो ज़ख्मी अस्पताल में मौजूद हैं उनकी तबीयत के हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जो वाक़या हुआ है रुझान में, अंदोनाक ये हादसा हुआ है 31 जुलाई के दिन। एक ही खानदान के, बदनसीब खानदान के 8 अफराद झुलस के जो मौके पे शहीद हो गए थे, जिनमें से 17 के करीब जो हैं शदीद जख्मी हो गए थे, जो कि निश्तर में अभी तक जेर इलाज हैं। इतने रोज गुजर जाने के बावजूद फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से उनका कोई संभाला नहीं किया गया, उनके लिए कोई इमदादी पैकेज का ऐलान नहीं किया गया।
अफसोस की बात है, एक ही घर के 8 जनाजे यहाँ पे जब पहुंचे तो पूरे शहर भर का जो समा था। ये पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर का हल्का है, उनका पूरा ख़ानदान यहाँ पर हुक्मरान रहा है। उन्होंने आकर क्या इस सूरत हाल में क्या साथ दिया है? क्या दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब जो हैं उन्होंने लोगों की खबरगिरी की नहीं की? वो लोगों के पास आए नहीं आए? मीर बलक शेर मज़ारी साहब की तरफ जी लगाई साहब 2 दिन के बाद डिप्टी स्पीकर पंजाब दोस्त मोहम्मद मज़ारी लवाहकीन के घर आए, उनके लिए उनसे इज़हार ताज़ियत भी किया। पर्सनली तौर पर उनसे जितना हो सका ज़ाती तौर पर उन्होंने अपनी जेब से उनकी इमदाद की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पंजाब का ये ये मोस्ट बैकवर्ड इलाका तहसील रुझान, जो कि पहले से पसमानदा तरीन तहसील है, इतना बड़ा वाक़या हुआ है। गुज़िश्ता इससे चंद रोज पहले राजनपुर का आपने देखा होगा कि एक ही खानदान के मतलब राजनपुर में 32 से 34 लाशें जो है ना जांबक हुए थे। इंडस हाईवे कातिल रोड है। अरसा दराज से यहाँ पे तमाम मीडिया चैनल इस इशू को उठा रहे हैं कि खुदारा इसको डुअल रोड किया जाए, डबल रोड किया जाए। यहाँ ये कत्ल गारत का सिलसिला इस रोड से जो शुरू है, अरसा दराज से ये खबरें कवरेज कर करके यहाँ के नुमाइंदे थक गए हैं, एहतजाज हुए हैं मुतअद्दिद बार, काफी बार सड़क को बंद करके बैनर उठा के इलाके लोगों ने यही आवाज बुलंद की है कि सड़क को जो है ना फौरी तौर पर वज़ीर आला ने इस सिलसिले में वज़ीर आला भी आपके साथ ही हैं बराबर के ज़िले में डेरा गाजी खान से, क्या वो आए यहाँ पर या उन्होंने जो डेरा गाजी खान में लोगों की शहादतें हुई थी उनसे कोई बात वो किया है, उनके जाकर खैरियत दरियाफ्त की? बाकी लोगों के कुछ पुरसे के लिए गए, वहाँ पर ताज़ियत के लिए गए? बहुत से लोग जो थे वहाँ के बहुत सी ज़ातों के लोग थे जो वहाँ उसमें डेरा गाजी खान में शहीद हुए, फिर यहाँ एक ही बरादरी के, एक ही ख़ानदान के, एक ही घर के लोग शहीद हुए। यहाँ क्या वज़ीर आला ने भी इसका कोई नोटिस लिया? क्या वो आए इस तरफ को? सिर्फ रिस्पॉन्स पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं दिया गया। लगारी साहब, अफसोस की बात है कि जब भी इस तरह का कोई इमदादी पैकेज जब भी मतलब पंजाब या जनूबी पंजाब के लिए शुरू होती है तो खैरात बढ़ते बढ़ते रुझान तक जो है ना पहले से खत्म हो जाती है। इंतहाई मस्कीन हैंड टू माउथ एक ही खानदान का जब इतना बड़ा हादसा हुआ है, उनके जो 17 जख्मी हैं वो इलाज के लिए अब मुखैर हजरात की तरफ वो मुंतजिर हैं। खुदारा उनका कोई इमदाद करे। हुकूमत पंजाब के इतना बड़ा हादसा हुआ है, अव्वल तो ये है कि ये सिविल डिफेंस हमारे इलाके में क्यों काम नहीं करती है। यहाँ पे जगह जगह पे जो है ना ये ओपन शॉप्स हैं जहाँ पे ये वैन सिलेंडर फिल करके गैर कानूनी तरीके से इनको ये गाड़ियों में फिक्स करके इस तरह से जो वैगन चल रहे हैं ये मौत के ये चलते फिरते बम हैं। कई मरतबा रुझान में इस तरह के पहले भी वाकयात हो चुके हैं। जब हमारी बात हुई है टीसीओ साहब से तो उन्होंने कहा जी इस वाकये के बाद हम फिर फॉर एक्शन लेंगे, क्रैक डाउन करेंगे, ऐसी गाड़ियों का सदेबाब करेंगे, हम बंद करेंगे और मुकदमा भी दर्ज करेंगे। तो खुदारा इससे कबल वाकयात होने से पहले इस तरह का मतलब क्यों उनको नीचे दरियाए सिंध के दोनों किनारों पर, दरियाए सिंध के और दीगर दरियाओं के दोनों किनारों पर 2 ही रास्ते हैं। एक नेशनल हाईवे था और जहाँ पर जो है उन्होंने साथ ये भी किया है कि एक मोटरवे भी बना दिया गया है। लेकिन मगरबी किनारे पर दरियाए सिंध के जो इंडस हाईवे है वो कराची से लेकर पेशावर तक है, लेकिन वो इन ज़िलों में ख़ास तौर पर राजनपुर में और डेरा गाजी खान में ये सिंगल रोड होकर चलता है। पीछे भी सिंगल रोड भी आता है, कहीं कहीं डबल हो जाता है, लेकिन वहाँ जाम शुरू से 7 तक गैर महफूज है। फिर 7 से आगे चलते हैं, कुछ डबल हो जाता है, फिर कुछ सिंगल होता है। लाड़काना से आगे फिर वहाँ से चलते हुए जब वहाँ पहुँचता है तो फिर ये सिंगल हो जाता है। कश्मीर अपना उसके बाद शिकारपुर के बाद भी उसकी हालत ठीक नहीं है। कश्मीर के आगे तो बिल्कुल फना हो चुका है, वो किसी किस्म का रास्ता रहा ही नहीं। इतना बड़ा यहाँ ट्रैफिक है, इतनी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन इस रोड की हालत ख़राब है। कभी इस पर लोगों ने आवाज़ उठाई, यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों ने कोई बात की? लगाई साहब बारहा इस इशू को बारहा जो है ना हर प्लेयर या यहाँ इसके दावे भी किए गए, इसके वादे भी किए गए और ये यकीन दहानी भी कराई गई कि जी बिल्कुल बहुत जल्द जो है ना इस रोड को डबल रोड कर दिया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है, मैं आपको 15 दिन का प्रोसेस बताता हूँ। डेरा गाजी खान से लेके डेरा मोड़ रुझान का जो आखिरी एरिया इलाका है जहाँ से आगे बलोचिस्तान और सिंध शुरू हो जाती है, तो वहां तक 15 दिन के अंदर 15 दिन के तकरीबन से तकरीबन 60 लोग लुक़्मे अजल इस सड़क से एक्सीडेंट होके 60 लोगों की जिंदगी का जो चरम जो है ना इसी एक्सीडेंट की वजह से गोल हो चुका है।
आए रोज यहाँ पे 2 से 3 जब तक रोड खून ना पिए, इस रोड का नाम कातिल रोड रख दिया गया है, टाइटल इस नाम से दे दिया गया है। वजीर आला साहब को बाज़ाब्ता तौर पे लोगों ने मैसेजेस भी किए, बाकायदा तौर के ऊपर उन्होंने मतलब हर तरह से प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन अफसोस अभी तक कोई इस तरह की मतलब काम इस तरह से देखने को नहीं। ठीक है अली नवाज, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें थे। और नाज़रीन यहाँ पर हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ बात कर लेंगे लॉकडाउन के हवाले से। आज लास्ट डे है लॉकडाउन का और कल से कारोबार 8 बजे तक खुले रहेंगे। SOPs के तहत खोलने का फैसला तो किया गया है, मजीद क्या फैसले किए गए डिटेल से डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, कल से लॉकडाउन में नरमी करने का फैसला किया गया है। 8 बजे तक कारोबार खुले रहेंगे और इसके अलावा भी SOPs के तहत बहुत सारी चीज़ें खोलने की बात की गई NCOC के इजलास में। लेकिन जो स्कूल्स हैं वो 10 मुहर्रम तक बंद रखने की ही बात हुई है। लगाई साहब, कारोबार तो खुल रहा है SOPs के तहत और रात 8 बजे तक, लेकिन स्कूल्स बंद रहेंगे 10 मुहर्रम तक। हाँ, स्कूल के लिए हमें एक नए कोरोना के आने के बाद एक नई ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़े हैं ना। पिछले 2 साल में हमारे लिए चीज़ें हुई हैं, हमारे बच्चों ने इम्तिहान नहीं दिए और उनको जो इसी तरह से पास किया गया कि प्रमोट कर दिया गया। अब वो ज़ाहिर कोरोना के हालात ने चीज़ों को तब्दील कर दिया, ज़िंदगी को भी तब्दील कर दिया गया है, मामूलात को तब्दील कर दिया गया है। ऐसे घूमना फिरना नहीं हो सकता। वो कभी दोस्त जो एक दूसरे से मिला करते थे अब उस तरह से मिल नहीं सकते हैं, बातचीत नहीं हो सकती है और अपने मुँह ढाँप कर बैठना पड़ता है। मेरा और आपका डिस्टेंस है, वरना यहाँ मास्क लगा कर बैठे होते आप भी और हम भी। तो ये ज़ाहिर एक नए अहद में आए हैं और स्कूल अल्लाह करे कि मुहर्रम में इसका फैलाव ना हो। और मैं बहुत आजिज़ी के साथ अपने उन तमाम दोस्तों से जो मुहर्रम के दौरान अपने जो फ़राइज़ या ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देंगे उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और एक मुनज़्ज़म सोसाइटी की तरह, एक मुनज़्ज़म माशरे की तरह हम बहुत ख्याल करते हुए SOPs का अपने तमाम जो इबादात हैं, जो अपने दीगर चीज़ें हैं, वो सब इस तरह से करें कि हमें इस वबा से कोई ऐसा इम्कान पैदा ना हो कि वबा बढ़े। तो मेरे ख्याल में हमें इन चीज़ों का भी ख्याल करना होगा, क्योंकि एक बड़ा आगे इम्कान इस बात का है कि ज़ाहिर जुलूस निकलते हैं और बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ और होती हैं, हजूम बढ़ता है, लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। तो अगर इस मरतबा डिस्टेंस रखते हुए हम अपने आप को सबको और अपने आप को और अपने बच्चों को महफूज रख सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सही है, बिल्कुल। सिंध हुकूमत की तरफ से अब नोटिफिकेशन भी नाज़रीन जारी हुआ है अभी और सिंध हुकूमत ने इस बात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि कारोबार कल से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। इससे पहले ये NCOC की तजवीज़ थी। लगाई साहब, एक और मेरे पास खबर है, लाहौर हाई कोर्ट में एक तहरीरी दरख्वास्त जमा कराई गई थी। एक शहरी, हर साल हम देखते हैं कि यही होता है, झंडियों पर, कार्टून नुमा जो खिलौने होते हैं उन पर, पजामों पर पाकिस्तानी परचम जो है वो लगा दिया जाता है। तो उसके बारे में, उसके खिलाफ दरख्वास्त दी गई थी और लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला सामने आया है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक टुकड़ा नहीं है, कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये हम जाहिर सी बात है हमारा कौमी परचम है। तो अब अगर कोई भी ऐसा करेगा तो उसको 3 साल कैद दी जाएगी। मेरे ख्याल में अगर ये कानून है तो कानून की तो ज़रूर पैरवी होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन हमें ये भी ज़रूर देखना चाहिए कि हज़ारों बरस से जिस कौम के पास भी जो परचम होता है सब उसका बड़ा एहतराम होता है, बहुत इज़्ज़त होती है उसकी। और हम एक ममलिकत हैं, हम एक रियासत हैं और हमारा एक परचम है। हमें अपने परचम को पूरा एहतराम देना चाहिए। अगर हम नहीं देते हैं तो मेरे ख़्याल में ये हम अपने साथ और अपने ममलिकत के साथ और अपनी सरज़मीन के साथ हम ज़्यादती के मरतकब होते हैं। हमें इस तरह का नहीं करना चाहिए कि उसकी तो बेहरमती नहीं करनी चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। मुल्क आपका परचम आपका, कोई और परचम तो आपका नहीं है ना आप अपना तिरंगे को देखते हैं, ना किसी और रंग के परचम को देखते हैं। जो मुत्तफ़िक़ा तौर पर आपके बानियान पाकिस्तान ने, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जिस परचम के बारे में तय किया था, हमें उसका एहतराम बहरहाल करना चाहिए। बिल्कुल। लगाई साहब, मेजर मोहम्मद तुफ़ैल शहीद निशान हैदर का 8वां यौम शहादत है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में हमें उन्हें याद करना चाहिए। वो हमारे एक जुर्रतमंद सिपाही थे। उन्होंने अपने वतन के लिए, अपने वतन की आबरू के लिए अपनी जान आफरीन के सपुर्द की। वो एक बड़े जुर्रतमंद
सिपाही थे और हम उन्हें सलाम पेश करते हैं, हम उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं और हम चाहते हैं कि उनकी कुर्बानी कभी ज़ाय ना हो और हमारी कोताहियों के सबब, हमारी नाअहलियों के सबब हमारे शहदा की कुर्बानियों को ज़ाय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लगाई साहब, दुर्दाना भट्ट कैंसर अर्ज़ी में मुब्तला हैं और इसके साथ साथ उनको अब कोरोना भी हो गया है। कोरोना की वजह से वो वेंटिलेटर पर हैं। उनकी जो भांजी है, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर एक पैगाम दिया गया और दुआओं की अपील की गई है कौम से। हम दुआगो हैं, बहुत बड़ी आर्टिस्ट, बहुत वर्सटाइल आर्टिस्ट और बिल्कुल रोते हुए लोगों को हंसा देने वाली खातून, और उसने एक निस्फ सदी गुजारी है आर्ट की ज़िंदगी में और बहुत ही प्रोमिनेंट उनका एक किरदार रहा है। जब तक उन्होंने ड्रामा किया, अपनी पूरी भरपूर मौजूदगी का सबूत दिया। हमारे आर्ट की दुनिया की वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। हम उनकी सेहत के लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और वो जल्द तंदुरुस्त। बिल्कुल। लगाई साहब, भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान पर एक बेबुनियाद इल्ज़ाम था कि लाइन ऑफ कंट्रोल से पाकिस्तान ने दहशतगर्द भारत भेजे हैं, तो इस इल्ज़ाम को अब दफ्तर खारजा ने मुस्तरद कर दिया है। भारत क्यों इस तरह की हरकतें करता है? भारत को बहाना चाहिए। भारत को कश्मीर में भारत ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, बहुत बर्बरियत की है, गैर इंसानी सलूक किया है, बहुत से लोगों को शहीद किया है, बहुत से लोगों की जानें ली हैं, बहुत से बच्चों को नाबीना कर दिया है, बहुत सी असमतें पामाल हुई हैं। वो अपने लिए कोई ना कोई ऐसे बहाने, ऐसी चीज़ें ढूंढता है जिससे उसकी स्पेस सेविंग हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि दुनिया इस सारी सूरत हाल को समझती है और दुनिया इंडिया के और ख़ास तौर पर जो आजकल उनके मुल्क के हुक्मरान हैं, मोदी के मकरूह चेहरे को दुनिया जानती है और उसकी मकरूह चेहरे को इतना जानती है कि उनके बरसर इक़्तिदार आने से पहले, उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले अमेरिका में दाखिले पर, मोदी के दाखिले पर पाबंदी थी। अमेरिका मोदी नहीं जा सकता था, यानी ऑफिशियल पाबंदी थी और मोदी के लिए ये पाबंदी, उनको वीज़ा जारी नहीं होगा। अब वहाँ भारत में उन्होंने अपना मुंतखब कर लिया वज़ीर-ए-आज़म। अब तो ज़ाहिर दुनिया में एक वो अपने हुक्मरान के तौर पर जाता है, इसलिए दुनिया उससे मामला रखती है। लेकिन वो बुच्चर ऑफ द गुजरात है, उसने गुजरात के एक भेड़िए कसाई की तरह वहाँ के लोगों की जानें ली हैं। उसके ऊपर बहुत सी जानों का कर्ज है और उस कर्ज को उसने अदा करना है। इसी तरह से कश्मीरियों का भी खून उसकी गर्दन। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साहब आज के प्रोग्राम से। नाज़रीन, इतना ही। अब अगले हफ्ते फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।